और मेक इन इंडिया का रोजगार आता है उद्योग से, मेक इन इंडिया का रोजगार आता है सर्विसेज से। ये उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। और कृषि ने भी पिछले 7-8 सालों में कोई इतना अभूतपूर्व विकास नहीं दिखाया है कि इतना आकर्षण हो, वहां के लोग चले जाएं। और कृषि की क्या हालत है ये तो आप सब जानेंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकसित किसान सड़क पर हाय हाय कर रहा है, तो छोटा किसान 1 एकड़ का, 1.5 एकड़ का, 2 एकड़ का, जिसको हम सीमांत या छोटा किसान कहते हैं, उसकी क्या हालत होगी वो आप खुद अपने ऊपर समझ सकते हैं। जहां एक मजदूर को काम नहीं मिल रहा था, अगर वही काम 3-3 मजदूर, 4-4 मजदूर मांगेंगे तो फिर कीमत अगर 100 रुपए में लेबर मिलता था वो 80 रुपए पर आ जाएगा, 60 रुपए में आ जाएगा। और जिस आदमी को मुश्किल से 100 दिन का, 80 दिन का, 70 दिन का काम मिलता था वो शायद 30 दिन या 40 दिन पर आ जाएगा। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसमें अनपेड फैमिली वर्कर को एम्प्लॉयड माना जाता है। तो करीबन 10 करोड़ लोगों को गिनती से माना जाता था कि अनपेड फैमिली लेबर है। कई वर्षों से, बल्कि 50-60 साल से, विशेषकर 1991 के बाद से, जो एक बड़ी चीज हमारी अर्थव्यवस्था में होती थी वो ये थी कि धीरे धीरे उद्योगों में और सर्विस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट या रोजगार बढ़ता चला जाता था, जीडीपी बढ़ता चला जाता था। और जो किसी भी एक विकसित देश की निशानी होती है कि कृषि पर रोजगार की निर्भरता, आदमी कितना काम करते हैं, उनका संख्या लगातार कम होती चली जाती है। और 2004 और 14 के बीच में जो एक नई बात हुई वो ये हुई कि प्रतिशत के रूप में कितने लोग कृषि में काम करते हैं ये तो लगातार कम हो रहा था। पहली बार मुख्य उसके, जिसको एब्सोल्यूट नंबर कहते हैं, या उसकी संख्या भी इस देश में कम हुई। और ये इस बात की निशानी थी कि जो स्ट्रक्चरल चेंज कहा जाता है, कि मूलभूत परिवर्तन जो हमारी अर्थव्यवस्था में होगा, उसकी एक ही बहुत बड़ी निशानी थी। उसके साथ क्या हमारी विकास की दर रही, वो सब तमाम आंकड़े तो उस बात का समर्थन करते ही करते हैं। और ये ट्रेंड आप समझ लीजिए करीबन 2015-16 तक चला। उसके बाद से जो एक चीज ऐसी हुई है जो शायद किसी और दुनिया की अर्थव्यवस्था में आज तक नहीं देखी गई है, और वो जितने भी दावे हमारी सरकार और उसकी अर्थव्यवस्था के और उसका अर्थनीति के विशेषज्ञ करते हैं, उनकी तमाम दलीलों के बिल्कुल विपरीत पड़ती है। 2016-17 के बाद से जहां करीबन 41-42% के करीब केवल लोग कृषि पर निर्भर थे, अभी जो 2022-23 में पीएलएफएस का आंकड़ा निकला है, ये वो आंकड़ा है जो सरकार खुद प्रकाशित करती है। 2 बड़े आंकड़े निकलते हैं रोजगार और बेरोजगारी के, एक सीएमआई का और एक पीएलएफएस का, जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण संस्था करती है। और सरकार बार बार कहती है कि सीएमआई के आंकड़ों को हम लोग ही मानते हैं। वो दूसरी बात है कि वो दुनिया में एक प्रतिष्ठित संस्था है, लेकिन चलिए हम पीएलएफएस के आंकड़े ही आपके सामने रखेंगे। ये जो 7-8 साल का समय रहा है, इसमें 2018-19 तक पहली बार 3 करोड़ के करीब ज्यादा लोग कृषि में गए। और उसके बाद आज के आंकड़े में अगर आप देखें 2014-15 के बाद करीबन 6 से 6.5 करोड़ लोग और जगहों से रोजगार छोड़कर कृषि में चले गए हैं। ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में और विकसित देशों के आर्थिक इतिहास में, शायद अगर हम पिछले 100-200 सालों का ये नंबर पता कर लें, और अगर मैं गलत हूं तो कोई व्यक्ति मुझे बताए। और ये 2 बात विशेषतः दर्शाता है। एक तो ये है कि तमाम, अगर आप देखिए पिछले 8-9 साल में कौन से वो 2 या 3 बड़ी नीति की बातें थी जिनकी प्रधानमंत्री कहा करते थे। उन्होंने कहा हम मेक इन इंडिया प्रमोट कर रहे हैं, और मेक इंडिया के पीछे देश को सशक्त करना है, हमारी उत्पादन क्षमता को सशक्त करना है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को अच्छा रोजगार देना है। और मेक इन इंडिया का रोजगार आता है उद्योग से, मेक इन इंडिया का रोजगार आता है सर्विसेज से। ये उसके बिल्कुल विपरीत हुआ कि आप मेक इन इंडिया का एक तरफ नारा देते हैं और आपके कार्मिक लोग जो हैं, जिनके लिए सही में कोई भी काम किया जाता है, वो छोड़कर वापस कृषि में जाते हैं। और कृषि ने भी पिछले 7-8 सालों में कोई इतना अभूतपूर्व विकास नहीं दिखाया है कि इतना आकर्षण हो, वहां के लोग चले जाएं। और कृषि की क्या हालत है ये तो आप सब जानेंगे। जब हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकसित किसान सड़क पर हाय हाय कर रहा है, तो छोटा किसान 1 एकड़ का, 1.5 एकड़ का, 2 एकड़ का, जिसको हम सीमांत या छोटा किसान कहते हैं, उसकी क्या हालत होगी वो आप खुद अपने ऊपर समझ सकते हैं। जहां 42% के करीब था वो 46-48% पहुंचा। जहां हमारे 30 या 35 करोड़ आदमी काम किया करते थे, आप समझ लीजिए उत्पादकता उतनी ही, आमदनी उतनी ही, विकास उतना ही, और 6-7 करोड़ नए लोग आ गए उतनी ही आमदनी में घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो क्या बद से बदतर हालत हुई होगी उस पूरे क्षेत्र की, वो आप अपने आप समझ सकते हैं। और इसी से जब 5-6 करोड़ आदमी शहर से हटकर वापस कृषि क्षेत्र में जाता है,
तो सामान्यतः वहां जो खेतीहर मजदूर था, जिसके पास आधा एक एकड़ था, जो थोड़ी अपनी खेती कर लेता था, बाकी मजदूरी करता है या पूरी तरह मजदूरी करता था, उस पर भी भार पड़ा होगा। और उसका आप सब जानते हैं कि जब ज्यादा लेबर किसी जगह चला जाता है, लेबर की जरूरत से ज्यादा अगर सप्लाई हो जाती है, तो पहला उसका असर होता है आमदनियों पर, कितना उसको रोजगार मिलेगा डेली का। और इसीलिए अगर आप देखिएगा, जो एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी मनमोहन सिंह जी सरकार में, कि जो रियल वेजेस कहे जाते, सही में जो प्रतिदिन की आमदनी हुआ करती थी, रियल वेजेस जो कहे जाते थे, वो करीबन 4.5% की दर से पूरे 10 साल बढ़े। और खासकर आखिरी के यूपीए 2 में तो 6-6.5% हर साल की रेट से वो बढ़े। और ये रेट मोदी सरकार के 8 या 9 साल में गिरकर 0.8 रह गया, यानी समझ लीजिए बिल्कुल ही नगण्य सा। और मैं एक नंबर आपके सामने जरूर बताना चाहता हूं, जो और अच्छी तरीके से इस आंकड़ों को आपके सामने रखेगा। 1917 में जब ये दर बिल्कुल नीचे आकर उसके बाद एक तरीके से जीरो की तरफ पहुंचा, तो ये माने जाता था कि हमारे रियल वेजेस जो है कृषि में, वो 19,450 रुपया महीना है। और आज इतने सालों की विकसित भारत, आत्मनिर्भर विकसित भारत की दरों के बाद वो पहुंच गया है केवल 20,39 तक। यानी 8-9 साल में मुश्किल से शायद आधा 1% ओवरऑल बढ़ा है। और अगर आप सीधे सीधे इसको उस बात से लें कि एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस, एग्रीकल्चर में आप समझ लीजिए समस्याओं के बावजूद जब 6-6.5 करोड़ इंसान और वहां बढ़कर जाता है, तो यही होगा। जहां एक मजदूर को काम नहीं मिल रहा था, अगर वही काम 3-3 मजदूर, 4-4 मजदूर मांगेंगे, तो फिर कीमत अगर 100 रुपए में लेबर मिलता था, वो 80 रुपए पर आ जाएगा, 60 रुपए में आ जाएगा। और जिस आदमी को मुश्किल से 100 दिन का, 80 दिन का, 70 दिन का काम मिलता था, वो शायद 30 दिन या 40 दिन पर आ जाएगा। ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें मैं चाहता था आपके सामने इनका उल्लेख करूं। और तीसरी चीज, आपने एक और चीज देखी होगी कि अभी सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि साहब जो हमारे यहां बेरोजगारी का दर है वो बहुत कम हुआ है। उन्होंने ये माना था कि आज से 3-4 साल पहले बेरोजगारी का दर अपनी ऐतिहासिक दर पर 8-10% के करीब पहुंच गया था, 10-11% के करीब। उसको सरकार ने भी माना और अभी वो आंकड़ा दिखा रहे हैं 5 या 5.2% का। और वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हम लोगों ने प्रगति की है। लेकिन एक आंकड़ा वो उसमें आपको बताना भूल गए कि जो सबसे ज्यादा इसमें रोजगारी बढ़ी है, वो एक ऐसा नंबर है। और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग सब सरकार की इस विकास दर पर विश्वास करते हैं और इस बेरोजगारी के आंकड़े पर विश्वास करते हैं, तो आप भी सब इसी कैटेगरी में अगली नौकरी करिएगा। उसे अनपेड फैमिली लेबर कहते हैं, मतलब बिना पैसे के अपने परिवार में काम में जुट जाना। यानी अगर आप यहां शाम को काम छोड़ के घर जाएं और अपनी अम्मा के लिए कुछ बर्तन का काम कर लें या अपने खेत में हल्का सा खेत जोत लें, तो वो उसको रोजगार की मानक मानी जाती है। दुनिया में हिंदुस्तान केवल एक देश है, करीबन 40-42 देश ऐसे हैं जिनमें रोजगारी और बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसमें अनपेड फैमिली वर्कर को एम्प्लॉयड माना जाता है। और वो नंबर पिछले 6 से 7 साल में, आपको मैं इसके आंकड़े बताता हूं किस तरीके की प्रगति हुई थी। जब 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, तो करीबन 10 करोड़ लोगों को गिनती से माना जाता था कि अनपेड फैमिली लेबर है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार 2013-14 में हटी, तो 12-13 का आखिरी आंकड़ा है 2012 का, ये करीबन 7 करोड़ के करीब पहुंच गया था, 72 मिलियन के करीब। और ये 2017 तक ये पहुंच गया था और भी कम, करीबन 52-53 मिलियन के करीब, यानी समझ लीजिए 5.25 करोड़ के करीब। आज ये आंकड़ा 9.5 करोड़ पर है। और ये वही 4-4.5 करोड़ लोग हैं जो दर दर भटकते हैं, जिनको कोई काम नहीं मिलता है और केवल अपने घर में जो व्यवसाय चल रहा है, अगर पिताजी की दुकान है या उनका उनकी खेती है, उसमें थोड़ा सा हाथ बटा लिया या अम्मा की मदद कर दी या टायर पंचर की दुकान में आपने हाथ जोड़ लिया, जिसमें आपको पेमेंट कोई नहीं मिलती है, उस आंकड़े से सरकार ने अपने बेरोजगारी के आंकड़ों को बढ़ाया है। ये 3 मुख्य आंकड़े मैं इसलिए देना चाहता था कि जो बद से बदतर हालत आज हमारे खेतीहर मजदूर की, किसानी करने वाले व्यक्ति की, इंडस्ट्रियल लेबर की है, वो इस बात को दिखाता है कि कितनी बुरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था की नियोजन इस सरकार ने पिछले कुछ समय में किया है। साथ साथ अगर आप केवल सामान्य कीमतों की बात कर लें, इन्फ्लेशन की बात कर लें, तो मैं 2 और आंकड़े कर अपना ये वक्तव्य खत्म करूंगा और फिर अपनी किन कारणों से और इसी से जुड़ी हुई तर्कों से किस तरीके से श्रमिक न्याय के जो हमारे वायदे आए हैं वो क्यों आए हैं, कैसे आए हैं और हमारे हिसाब से उनका
और आने वाली 2 या 3 महीने के बाद जब इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो किस तरीके से हम अपनी नीतियों में इन विषयों को, इन समस्याओं को अपने सामने रखेंगे, उसका मैं 2-1 मिनट आपके सामने समय लेना चाहता हूं। मैंने आपको ये तो बात बता ही दी, लेकिन उसके साथ साथ 2-1 और चीजें जो हमारी इंडस्ट्रियल लेबर में हुई, वो एक तो जो, क्योंकि वो हमारे वायदे में आता है कि बहुत ही खतरनाक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेबर की स्थिति बढ़ी है। 2011-12 में जब एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री आया था तो उसमें एक आंकड़ा आया था जो, और वो आंकड़ा मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि वो आंकड़ा चौंकाने वाला है। केवल 28% फैक्ट्रियां इस देश में थी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर लिया करती थी। 72% मतलब फैक्ट्रियां ऐसी थी जो पूरा सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देती थी। सिर्फ 28% ऐसी थी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को या दिहाड़ी वाले लेबर को एम्प्लॉय किया करती थी। पिछले साल जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री का डेटा आया है वो 28% बढ़ के आज 98% पर आ गया है। यानी समझ लीजिए जितनी फैक्ट्रियां हमारे यहां हैं अब केवल दिहाड़ी पर मजदूर रखती हैं, और आप समझ सकते हैं कि दिहाड़ी पर जो मजदूर रखता है उसकी क्या हालत होगी। और समझ लीजिए अगर 7-8 साल में यह हाल हो गया है तो और 10-15 साल में जो कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो थोड़े बहुत मजदूर बचे होंगे, जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में हैं, जिनके कुछ अधिकार हैं, जो कम से कम यूनियनाइज कर सकते हैं, अगर उन पर कुछ प्रताड़ना हो या उनको कोई दिक्कत हो तो थोड़ा मोटा स्ट्राइक कर सकते हैं, जिनको पीएफ मिलेगा, जिनको ईपीएफ मिलेगा, जिनको थोड़ी बहुत और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, वो भी एक एक करके धीरे धीरे जो अभी प्रभाव चल रहा है सबके सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर चले जाएंगे। तो ये एक और बहुत खतरनाक स्थिति है, और इस कारण से हमारी पार्टी ने समझा कि श्रमिक न्याय के ऊपर जो 3 या 4 महत्वपूर्ण बातें उस पर हम बात करें। अर्थव्यवस्था में बहुत विस्तार से चिदम्बरम साहब ने 2-1 बार कहा भी है कि किस तरीके से हम रुख अपनी पूरी सरकार की नीतियों का मोड़ के आज एमएसएमई या छोटी उद्योगों की तरफ ज्यादा पैसा लगाने की कोशिश करेंगे। ये माना जाता है कि 10 से 10.5 करोड़ के करीब लोग आज भी एमएसएमई में हैं। और जहां तक इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट की बात है, एक और का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं जो आपको दिखाएगा कि किस तरीके से उद्योग के क्षेत्र में इन्होंने कम से कम रोजगार में प्रगति की है। जब 2014-15 में मनमोहन सिंह जी की सरकार हारी थी तो ये अमूमन अंदाजा लगाया जाता था कि करीबन 6 करोड़ के लोग के करीब मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट में है। 6 करोड़ का आंकड़ा था, आज वो आंकड़ा है 6 करोड़ 30 लाख। यानी आत्मनिर्भर भारत होने के बावजूद, मेक इन इंडिया होने के बावजूद, स्किल इंडिया होने के बावजूद हर वर्ष केवल 2 से 3 लाख लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में नौकरी मिल रही है, जबकि यह माना जाता है कि 70 से 75 से 80 लाख नई नौकरियों का हर वर्ष आवश्यकता है। और इसका उस कारण से भी दिक्कत हो रही है क्योंकि जब हमारी सरकार थी 8-10 साल तो 75 लाख के करीब एवरेज पर एनम हम लोग नए रोजगार का सृजन करते थे, जो घटकर मनमोहन जी की सरकार में केवल 29 लाख प्रतिवर्ष रह गया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।